हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका पीएसएस विजन एकेडमी ऐप में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, ज्योमेट्री में कल हम लोग ने सरकम सेंटर के बारे में पढ़ा था और सरकम सेंटर के बारे में मैंने आपको बताया था कि सरकम सेंटर जो होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु होता है। ये बात मैंने बताई थी। उसके अलावा सरकम सेंटर पे जो एंगल बनता है वो अपने अपोजिट साइड वाले का क्या होता है, दुगना होता है। ये भी बात मैंने आपको बताई थी ना। सरकम सेंटर के रिस्पेक्ट में एक सरकम रेडियस आती थी। सरकम रेडियस क्या होती थी, जहां पे सरकम सेंटर पाया जाता था वहां से वर्टेक्स तक की दूरी क्या होती थी, सेम होती थी। उसको कैपिटल आर से डिनोट करते थे ना। उसके अलावा सरकम रेडियस का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, कैपिटल आर बराबर ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, या कैपिटल आर बराबर ए अपॉन 2 साइन ए, या बी अपॉन 2 साइन बी, या सी अपॉन 2 साइन सी। ये सारी बातें हमने आपके सामने कल रखी थी और कल इसके ऊपर क्वेश्चन भी हमने किए थे। तो आज से जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो इन सेंटर शुरू करने जा रहे हैं। क्या शुरू करने जा रहे हैं? इन सेंटर। सरकम सेंटर के बाद जो अगला कॉन्सेप्ट आता है बेटा वो किसका आता है? इन सेंटर का आता है। इन सेंटर का मतलब क्या होता है? इन सेंटर का मतलब होता है अंतः केंद्र। क्या होता है? अंतः केंद्र। ठीक है, अंतः केंद्र। जैसे उसका मतलब परिकेंद्र होता है, इसका मतलब क्या होता है? अंतः केंद्र। ठीक है, अंतः केंद्र। इन सेंटर मतलब अंतः केंद्र। क्लियर है? ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आइए देखते हैं इन सेंटर होता क्या है। सबसे पहले वही चीज है, क्या बना लीजिए, एक ट्रायंगल बना लीजिए। एक ट्रायंगल हमने बना लिया। इस ट्रायंगल का नाम क्या है? ए बी सी है। इस ट्रायंगल का नाम ए बी सी है। हमने क्या किया कि जो ट्रायंगल हमने ए बी सी बनाया है, हमने ए से क्या खींच दिया? एंगल बाइसेक्टर खींच दिया। क्या खींच दिया? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब आप समझ रहे हैं, कोण समद्विभाजक ना। ठीक है, ए से मैंने एक एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, बी से भी मैंने एक एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, और सी से भी मैंने एक एंगल बाइसेक्टर खींच दिया। ठीक है, ये तीनों क्या है बेटा? एंगल बाइसेक्टर बोले तो कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर। जैसे कल मैंने जब सरकम सेंटर बताया था तो वहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा था, वैसे इन सेंटर में सबसे पहले क्या खींचते? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी लाइन जो दिए गए कोण को आधे आधे में डिवाइड करती है, उसी को क्या कहते हैं? एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। क्या बात है मेरी आपको समझ में आ रही है? ठीक है, तो एडी भी हमारा एंगल बाइसेक्टर है, बी भी हमारा एंगल बाइसेक्टर है, सी एफ भी हमारा एंगल बाइसेक्टर है। और ये तीनों एंगल बाइसेक्टर जहां पे आके मिलते हैं वही पॉइंट क्या कहलाता है बेटा? इन सेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है? वही पॉइंट हमारा इन सेंटर कहलाता है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आकर ये तीनों लाइन, ये तीनों एंगल बाइसेक्टर आके जिस पॉइंट पे मिलते हैं वही पॉइंट क्या कहलाता है? हमारा इन सेंटर कहलाता है। इन सेंटर कहलाता है। इन सेंटर मतलब अंतः केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतः केंद्र कहलाता है। क्लियर है सबको? ठीक है, अच्छा अब आगे की बात करते हैं। अब इसमें मैं एक और डायग्राम बना ले रहा हूं। जैसे मान लीजिए हमारा ए बी सी क्या था बेटा? एक ट्रायंगल था। ए बी सी हमारा ट्रायंगल था और आई हमारा क्या था? इन सेंटर था। आई हमारा क्या था? इन सेंटर था। ठीक है, इन सेंटर से मैंने ये एक लाइन खींची, इन सेंटर के रिस्पेक्ट में एक लाइन साइड पे खींची, और इन सेंटर के रिस्पेक्ट में लाइन खींची। ठीक है, तो बेटा ये जो इन सेंटर से साइड तक की जो लाइन जा रही है, ये तीनों रेखाएं आपस में बराबर होती हैं, और ये तीनों रेखाओं को मैं क्या कहता हूं? इन रेडियस कहता हूं। मैं नहीं कहता हूं, ये कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन रेडियस कहा जाता है। बोले तो अंतः त्रिज्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतः त्रिज्या या इन रेडियस कहा जाता है। क्लियर है सबको? ठीक है, अब सुनो मेरी बात। जैसे बेटा कल मैंने नहीं बताया था कि जैसे सरकम सेंटर से वर्टेक्स तक की दूरी सेम होती है उसको सरकम रेडियस कहते हैं, वैसे ही इन सेंटर से साइड तक की दूरी सेम होती है, और जो इन सेंटर से साइड तक की दूरी सेम होती है उसको क्या कहते हैं बेटा? इन रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? इन रेडियस बोले तो अंतः त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतः त्रिज्या। और मान लीजिए मैं यहाँ पे प्रकार रखूं और प्रकार रख के यहाँ तक की दूरी लेके एक सर्कल बना दूं, तो ये सर्कल एक बन जाएगा, और ये सर्कल क्या करेगा? ट्रायंगल की सारी साइड्स को क्या करेगा? टच करेगा। बात समझे? जैसे कल मैंने सर्कल जब बनाया तो सर्कल ट्रायंगल के सारे वर्टेक्स को टच कर रहा था, वैसे इन सर्कल हमारा ट्रायंगल की सारी क्या किसको टच करेगा? सारी साइड को टच करेगा। किसको टच करेगा बेटा? इन सर्कल हमारा ट्रायंगल की सारी साइड को क्या करेगा? टच करेगा। और ये हमारा क्या बन गया बेटा? इन सर्कल बन गया। इन सर्कल मतलब अंतः वृत्त बन गया। क्या बन गया बेटा? अंतः वृत्त बन गया। क्लियर है सबको? बात समझ में आ रही है? ठीक है,
तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि इन सेंटर किसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। ये लाइन हमेशा ध्यान रखना क्योंकि ये पूछा तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे सरकम सेंटर जो होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जो इन सेंटर होता है वो एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, और जहां पे भी तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है बेटा, इन सेंटर कहलाता है, ठीक है। और इन सेंटर से साइड तक की दूरी हमेशा क्या होती है, सेम होती है, और उसको क्या कहते हैं, इन रेडियस कहते हैं, ठीक है। और ये जो इन रेडियस, इसको उसको इन रेडियस कहा जाता है। और यहाँ सेंटर से, इन सेंटर से यहाँ तक की दूरी, मतलब जो साइड तक की दूरी सेम है, उसको लेके अगर मैं एक सर्कल बनाऊं तो क्या बन जाएगा, एक इन सर्कल बन जाएगा, बोले तो अंतः वृत्त बन जाएगा। क्या ये बातें अब बच्चों को समझ में आने लगी हैं, ठीक है। चलिए, अगर ये बात आपको समझ में आने लगी तो इसको मेरे साथ साथ आप नोट करते जाइए, जिससे कि मैं आपको आगे की बात बता सकूं। चलिए मैं आगे की बात अब बताता हूँ। थोड़ी सी मैं अब आगे की बात बताने जा रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है बेटा, अभी मैं सबसे पहले इन सेंटर की सब जगह बात करूंगा, ठीक है। जैसे ये हमारा एक क्या है, एक ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है। आई क्या है, इन सेंटर है, और जैसे ही आई इन सेंटर है तो तुरंत आपको समझ जाना चाहिए कि आई इन सेंटर किससे बना, एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट से बना है। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, आई हमारा क्या, इन सेंटर है, ठीक। चलिए अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे ए को आई से मिला दिया, बी को आई से मिला दिया, और सी को भी आई से मिला दिया ना, ठीक है। तो आपसे पूछा ये जाता है कि ये जो बी आई सी है, मतलब कि इन सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, इन सेंटर पे ये जो एंगल बन रहा है इसका मान क्या होगा। जैसे कल भी मैंने पूछा था कि सरकम सेंटर पे जो एंगल बनता है वो क्या होता है, कल मैंने बताया था पीछे वाले का दुगना होता है। कल बताया था कि नहीं बताया था, बस वैसे ही इन सेंटर के बारे में पूछा जाता है। अगर मान लीजिए मुझसे पूछा जाए कि यहाँ पे जो कोण बी आई सी बन रहा है, ये जो कोण बी आई सी बन रहा है इसका मान क्या होगा, कोण बी आई सी जो बन रहा है उसका मान क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप देखो बी आई सी किससे बन रहा है, बी सी साइड से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो जब बेटा बी से ये लाइन ऐसे गई, सी से एक लाइन ऐसे, तभी तो बी आई सी बना। और जरा देखो बी सी लाइन से देखो यहाँ वर्टेक्स पे भी एक एंगल बन रहा है, कौन सा, बी ए और सी ए, ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आप देख लो जो बी ए सी बन रहा है वो भी बी सी से ही बन रहा है, और जो बी आई सी बन रहा है वो भी किससे बन रहा है बेटा, बी सी से ही बन रहा है। इसका मतलब जो एंगल बी आई सी होगा वो क्या होगा, कुछ नहीं करना आपको, बस 90 में, 90 डिग्री में, 90 डिग्री में, 90 डिग्री में आपको क्या करना है, पीछे वाले एंगल का आधा, पीछे वाला एंगल, जैसे बी आई सी के जस्ट अपोजिट एंगल कौन है, ए है, ठीक है। तो बी आई सी में पीछे वाले एंगल का आधा क्या कर देना है, ऐड कर देना है, और एंगल बी आई सी का मान आ जाएगा। जैसे कल मैं सरकम सेंटर में क्या कर रहा था, पीछे वाले एंगल का दुगना कर रहा था। बेटा ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं और आप याद कर लोगे तो देखना इसी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे और फटाक से क्वेश्चन हो जाते हैं। अभी मैं कराऊंगा भी तो आपको और भी समझ में आने लगेगा। क्लियर है, ठीक है। चलिए इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे एंगल बी आई सी बताना तो एंगल बी आई सी क्या होगा, 90 डिग्री में, 90 डिग्री में पीछे वाले का आधा क्या कर लो, जोड़ लो। क्लियर है सबको, अच्छा। चलिए मान लीजिए मुझसे पूछा जाए सी आई ए, क्या पूछा जाए बेटा, मुझसे सी आई ए पूछा जाए, एंगल सी आई ए क्या होगा। भाई सी आई ए भी तो इन सेंटर पे ही बन रहा है ना। अगर मुझसे मान लो सी आई ए पूछा जाए तो क्या होगा, 90 डिग्री में, 90 डिग्री में इसके सी आई ए के पीछे कौन है, बी है, इसके पीछे वाला आधा क्या कर लो, जोड़ लो, मतलब 90 प्लस बी बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है सबको, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए मुझसे ए आई बी पूछा जाए, क्या पूछा जाए बेटा, एंगल ए आई बी पूछा जाए तो क्या होगा, ए आई बी क्या होगा, ए आई बी 90 डिग्री में इसके पीछे वाले का आधा, 90 डिग्री में एंगल सी का आधा क्या कर लो बेटा, ऐड कर लो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्लियर है सबको, ठीक है। तो आपने देखा कि हमारे एक त्रिभुज था, त्रिभुज हमारा ए बी सी था, ठीक है। हमने यहाँ पे इन सेंटर एक फाइंड कर लिया था। इन सेंटर आपको पता है किसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। अगर मान लीजिए मुझसे एंगल बी आई सी पूछा जाए तो क्या होगा, 90 प्लस ए बाई 2, ए आई सी पूछा जाए तो 90 प्लस बी बाई 2, अगर ए आई बी पूछा जाए तो 90 प्लस सी बाई 2। क्या बच्चे ये बात मेरी समझ पा रहे हैं, ठीक है। क्या मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिखा दूं कि इसके ऊपर कैसा क्वेश्चन आता है। चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिखा देते हैं। आप बेटा कॉपी पेन लेके बैठा करिए और मेरे साथ साथ पढ़ते जाया करिए, ठीक है। क्योंकि जब मेरे साथ साथ पढ़ते जाओ तो आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं आएगा और आपको चीजें भी क्लियर होती चली जाएंगी। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं। आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन है, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। लिखा हुआ है किसी त्रिभुज ए बी सी में, किसी त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी आई सी बराबर
116 डिग्री। किसी त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी आई सी बराबर 116 डिग्री, तो एंगल ए का मान क्या होगा, जहां पे आई इन सेंटर है, जहां आई क्या है बेटा, इन सेंटर है। आई क्या है मेरे भाई, इन सेंटर है। इन सेंटर बोले तो अंतः केंद्र है, जहां पे आई इन सेंटर है, आई इन सेंटर है बोले तो अंतः केंद्र है। ठीक है, देखो बहुत ही आसान बात है, अभी अभी मैंने आपको पढ़ा रखा है कि ये हमारा त्रिभुज मान लो ए बी सी है और आई हमारा क्या है बेटा, इन सेंटर है, आई हमारा इन सेंटर है, तो बी आई सी, ये देखो बी आई सी का मान आपको 116 डिग्री दिया गया है और आपसे एंगल ए का मान पूछा गया है। बताओ कौन नहीं बता लेगा, अभी भी मैंने पढ़ाया है कि जो एंगल बी आई सी होगा बोले तो जो 116 डिग्री होगा वो, ये मतलब एंगल जो बी आई सी होगा वो 90 प्लस ए बाई टू के बराबर होगा। तो इसका मतलब जो 116 होगा वो 90 प्लस ए बाई टू के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, बताओ 116 में से 90 घटा लो, कितना आएगा बेटा, 26 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो एंगल ए बाई टू 26 बराबर एंगल ए बाई टू, तो एंगल ए का मान क्या हो गया, 26 दूना 52 डिग्री। ठीक है, तो आपने देखा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 52 डिग्री आ चुका है। क्लियर है सबको? ठीक है, समझ में बातें आ रही हैं आपको? चलिए, तो आपने देखा किस तरह से हमने आराम से एंगल बी आई सी का मान दिया गया था और एंगल ए का मान हमने आराम से निकाल लिया। चलिए अब अगली बात करते हैं। इसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आएंगे। चलिए अगली बात करते हैं। अगली बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, मतलब कि क्या है कि जो स्मॉल आर था ना, स्मॉल आर का मान क्या होता है। ठीक है, जैसे कल कैपिटल आर का मान मैंने बताया था, कैपिटल आर इज इक्वल टू ए अपॉन टू साइन ए या बी अपॉन टू साइन बी या सी अपॉन टू साइन सी होता है, या कैपिटल आर बराबर ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा होता है। उसी तरीके से मैं स्मॉल आर का भी मान आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या होता है। देखिए सबसे पहले मैं एक फिगर बना लेता हूँ। ये हमारा एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी। ठीक है, आई हमारा बेटा क्या है, इन सेंटर है, आई हमारा इन सेंटर है। ये हमारा आपको पता इन रेडियस है, ये भी हमारा क्या इन रेडियस है और ये भी हमारा क्या इन रेडियस है ना। ठीक है, बोलो मेरे भाई। अच्छा ठीक, चलिए आपको पता है एंगल ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए होती, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी होती है और सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी होती है कि नहीं होती है। ठीक है, अच्छा मान लीजिए मैं पूरे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना चाहता हूँ, मैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना चाहता हूँ, तो कैसे निकालूंगा आप खुद बताइए। अच्छा ये बताओ, अगर मैं इस वाले त्रिभुज में, ये वाला बी आई सी त्रिभुज देख रहा हूँ, अगर बी आई सी के एरिया में सी आई ए का एरिया और ए आई बी का एरिया मैं ऐड कर दूं, तो बताओ पूरे त्रिभुज का एरिया निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, एकदम निकल आएगा। ठीक है, तो अगर मैं बी आई सी का एरिया निकालूं तो बी आई सी का एरिया क्या होगा, हाफ बेस क्या ए है ना इंटू आर प्लस ना मेरे भाई। ठीक है, देखो अगर मैं बी आई सी का एरिया निकालूं तो क्या होगा, हाफ बेस ए है और हाइट कितनी आर है। ठीक है, मैं सी आई ए का एरिया निकालूं तो क्या होगा, हाफ बी इंटू आर हो जाएगा, हाफ बी इंटू आर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अगर मैं मान लीजिए ए आई बी का एरिया निकालूं तो क्या होगा, हाफ बेस इंटू आई सी इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, मैंने पूरे में से हाफ आर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी, बचा कि नहीं बचा। ठीक है, अच्छा मेरे भाई एक बात बताओ कि जो s इज इक्वल टू होता है वो a प्लस बी प्लस सी बाई टू होता है, शुरुआत में मैंने बताया था। ठीक है, कि जो हाफ पेरीमीटर होता है, जो हाफ पेरीमीटर होता है वो a प्लस बी प्लस सी बाई टू होता ही नहीं होता है। तो बताओ यहाँ पे अगर मैं त्रिभुज के एरिया की जगह डेल्टा रख लूं, क्या रख लूं, डेल्टा। डेल्टा मतलब त्रिभुज का एरिया है और ये आर तो आर है ही है, और a प्लस बी प्लस सी बाई टू की जगह मैं क्या रख लूं, s रख लूं। ठीक है, तो बस a प्लस बी प्लस सी बाई टू यहाँ क्या रख लूं, s रख लूं। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे डेल्टा बराबर आर एस हो गया, या आर बराबर क्या हो गया, डेल्टा अपॉन एस हो गया कि नहीं हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी त्रिभुज की जो इन रेडियस होती है, किसी भी त्रिभुज की जो इन रेडियस होती है वो डेल्टा अपॉन क्या होती है, एस होती है। स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, डेल्टा अपॉन एस होगा। क्या ये बच्चे मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी, जैसे मैंने कैपिटल आर बराबर ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा बताया था वो सरकम रेडियस के लिए था, वैसे ही स्मॉल आर बराबर क्या होता है, डेल्टा अपॉन एस होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको स्मॉल आर की वैल्यू पता है, मान लीजिए आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पता और आपसे एस पूछा गया, तो आर बराबर डेल्टा अपॉन एस लगा लीजिए और आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अभी देखिए मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो आपको और अच्छा लगेगा। चलिए हटा दो इसको बेटा, कि आपने मेरे साथ साथ इसको नोट कर लिया है। जहां पे भी किसी को कहीं पे भी कोई डाउट रहा करे
तो बेटा वो आप हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, आप जो ऐप में चैट बना हुआ है उसमें भी आके आप पूछ सकते हैं, या आप लोगों के पास हम लोग का नंबर भी है उसमें भी आप आके पूछ सकते हैं। जहां पे आपको पूछना वहां पे पूछ सकते हैं अगर किसी प्रकार का आपको कोई डाउट होता है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। एक क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं आप लोग के लिए आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2। किसी त्रिभुज का पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब समझ जाओ ना, पेरीमीटर मतलब बेटा होता है परिमाप। क्या? परिमाप। ठीक है, किसी त्रिभुज का पेरीमीटर बराबर 32, किसी त्रिभुज का परिमाप 32 है ना, स्मॉल r इज इक्वल टू 3 है, स्मॉल r इज इक्वल टू 3 है, तो त्रिभुज का एरिया, एरिया ऑफ त्रिभुज बताना है या एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है ना मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है किसी त्रिभुज का पेरीमीटर 32 है, स्मॉल r 3 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप खुद बताइए, अगर त्रिभुज का पेरीमीटर 32 दिया गया है तो त्रिभुज का हाफ पेरीमीटर निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो भाई? कुछ नहीं करना है, ये जो पूरा पेरीमीटर भाई, पूरा पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी होता है, अब पूरे पेरीमीटर का आधा कर लो तो क्या आ जाएगा? हाफ पेरीमीटर आ जाएगा। अगर मैं हाफ पेरीमीटर कहूं तो क्या होगा? 32/2 होगा, 32/2 बोले तो कितना आ जाएगा? 16 हो जाएगा। बोलो भैया। ठीक है, अच्छा बताओ, स्मॉल r पता चल गया, एस भी पता चल गया, तो क्या तुम डेल्टा नहीं निकाल लोगे? अभी भी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, r बराबर क्या होता है? डेल्टा अपॉन s होता है। तो r की वैल्यू कितनी है? 3 है। ठीक है, डेल्टा हमें नहीं पता है, वही तो निकालना है, और s की वैल्यू कितनी बेटा? 16 है। तो बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 16 3 48, 48 यूनिट स्क्वायर आ गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया? 48 यूनिट स्क्वायर आ गया। क्लियर है सबको? बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए अगर ये बातें आपको समझ में आ रही हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रही तो वीडियो को बार बार देखिए, क्लास को बार बार अटेंड करिए, आपको बातें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, क्लास को देखने से लेकर किसी भी तरीके का आपको इश्यू रहा करे तो आप बता दिया करिए, उसको उस तरह से आपका रिजॉल्व करा दिया जाएगा। चलिए आइए अगली बात करते हैं। अगली हेडिंग डाल लीजिए, रिलेशन बिटवीन इन सेंटर, रिलेशन बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर, बल्कि रिलेशन बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर ना डालिए, रिलेशन बिटवीन इन रेडियस, रिलेशन बिटवीन इन रेडियस एंड सरकम रेडियस ना, सरकम रेडियस मतलब अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या, अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या के बीच में क्या रिलेशन होता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, अंतः त्रिज्या स्मॉल और कैपिटल आर के बीच में क्या रिलेशन होता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है यार मेरे भाई, एक बात बताओ, कल मैंने आपको बताया था कैपिटल आर बराबर होता है ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, होता है कि नहीं होता है? कैपिटल आर बराबर होता है ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, कल ही की क्लास में बताया था। जिसने कल की क्लास नहीं की पहले कल की क्लास करे, तब ये वाली क्लास आपको समझ में आएगी ना। और स्मॉल आर बराबर क्या होता है? स्मॉल आर बराबर होता है डेल्टा अपॉन एस, होता है कि नहीं होता है? अभी अभी बताया था। क्लियर है? तो क्या करूं? कुछ ना करूं, कैपिटल आर को स्मॉल आर से डिवाइड कर दो। जब कैपिटल आर को स्मॉल आर से डिवाइड करोगे तो ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा डिवाइडेड बाई डेल्टा अपॉन एस ना। ठीक है, तो ए बी सी इंटू एस डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा स्क्वायर। बोलो भाई, क्लियर है सबको? ठीक है, ए बी सी इंटू एस डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा स्क्वायर, ये चीज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बोलो, क्लियर है? ठीक है, तो अगर कोई भी आपसे अगर पूछे कि कैपिटल और स्मॉल आर में क्या रिलेशन होता है, तो क्या होता है? कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर इज इक्वल टू ए बी सी इंटू एस अपॉन 4 डेल्टा स्क्वायर होता है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब डेल्टा स्क्वायर की जगह आप s इंटू एस माइनस एस माइनस बी भी रख सकते हो, वो फिर आपका सॉल्व हो जाएगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। क्लियर है? ठीक है, चलिए तो आपको रिलेशन भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए इसके ऊपर अब क्वेश्चन कैसा आ सकता है, इसके ऊपर कैसा क्वेश्चन आ सकता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसके ऊपर देखिए कैसा क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं तो आपको समझ में आने लगेगा। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा हुआ एक त्रिभुज जिसकी भुजाओं का अनुपात, एक त्रिभुज जिसकी भुजाओं का
अनुपात एक त्रिभुज जिसकी भुजाओं का अनुपात साइड का रेशियो बेटा 4:5:7 है। एक त्रिभुज जिसकी भुजाओं का अनुपात 4:5:7 है, उसकी सरकम रेडियस, चलो सरकम रेडियस को मैं कैपिटल आर लिख दे रहा हूं, उसकी सरकम रेडियस और मतलब उसकी कैपिटल आर बोले तो सरकम रेडियस और स्मॉल रेडियस बोले तो इस इन रेडियस का रेशियो क्या होगा ना, उसका रेशियो क्या होगा। क्लियर है? ठीक है, ये है क्वेश्चन में कह रहा है एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 4:5:7 हैं, उसका कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो क्या होगा। बोले तो उसकी सरकम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो क्या होगा। ठीक है, अच्छा आपको ये तो पता ही होगा कि भाई अगर साइड दी गई तो इसका मतलब ये ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा कि नहीं होगा, बोलो मेरे भाई। क्लियर है? ठीक है, अगर मुझे कैपिटल और स्मॉल आर का रेशियो बताना है तो देखिए अभी मैंने बताया था आपको, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या होगा। कैपिटल आर होता है ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा होता है, और स्मॉल आर होता है बेटा डेल्टा अपॉन एस होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, ए बी सी इंटू एस डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बोलो मेरे भाई। क्लियर है? ठीक है, तो ए बी सी इंटू एस तो है ही है और 4 तो 4 है ही है, और डेल्टा आपको यार मैंने हीरोन्स फॉर्मूला बताया था, डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता मेरे भाई, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है कि नहीं होता, बोलो। ठीक है, ये होता है। अगर डेल्टा इज इक्वल टू ये होता है तो डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, बस रूट का साइन हटा दो, क्या होगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होगा। ठीक है, बता एस से एस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, तो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी सी अपॉन 4 तो मेरे भाई है ही है ना। ठीक है, अच्छा यहां पे देखो एक मामला फंस रहा है, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ही आप करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, बताओ ए की वैल्यू मैं यहाँ पे 4 रख सकता हूँ, आराम से रख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ रेशियो के फॉर्म में तो कोई मामला गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू 4 रख लो, बी की वैल्यू क्या रख लो 5 रख लो, सी की वैल्यू क्या रख लो 7 रख लो, डिवाइडेड बाई 4 इंटू ये बताओ मेरे भाई एस क्या होता है। एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो ए है 4, बी है 5, सी है 7। ठीक है, तो 4 में 5 जोड़ो 9, 9 में 7 जोड़ो 16, 16/2, तो 16/2 कितना हो गया 8। समझ गए ना कैसे आया भाई, 4 में 5 जोड़ो 9, 9 में 7 जोड़ो 16, 16/2 कितना होता है 8 होता है। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू क्या आ गया 8 आ गया। तो यहाँ पे अगर 8 एस की जगह 8 रख लो ना, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ 8 माइनस ए की जगह क्या रख लो 4 ना, इंटू 8 माइनस 5 इंटू 8 माइनस 7। क्लियर है? ठीक है, तो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो 4 से 4 तो कैंसिल आउट हो गया, 5 गुणे 7 डिवाइडेड बाई 8 में से 4 गया 4, 8 में से 5 गया 3 और मेरे भाई 8 में 7 गया 1। ठीक है, तो 7 × 35 ऊपर आ गया बटे 12, इसका मतलब कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो क्या आ गया 35/12 आ गया। बेटा इस क्वेश्चन में आप खुद देख लो कि कोई भी चीज कठिन नहीं थी, मैंने ऐसी आपसे कोई भी बात नहीं कही है जो आपको कठिन लगी हो। ठीक है, तो आप देख रहे हैं अगर इस क्वेश्चन में कोई भी चीज कठिन नहीं थी तो क्या आप ये क्वेश्चन अब नहीं कर लोगे, अगर कभी आएगा बिल्कुल कर लोगे, क्योंकि एक बार आपको बताया जा चुका है। ठीक है, तो कैपिटल और स्मॉल आर का रेशियो क्या आ गया, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा अपॉन एस, यहाँ सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों को? चलिए, अच्छा अब चलिए बेटा मैं आपसे अगली बात करता हूँ, हटा दो इसको। अगली बात बेटा मैं आपसे करने जा रहा हूँ, अगली बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ, हेडिंग डाल लीजिए डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर। बेटा मुझे पता है कि अब ये बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपसे जल्दी एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी। अगर आप एमपीएसआई या एमपी कांस्टेबल का एग्जाम देने जा रहे हो तो आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन बेटा ऐसा जरूरी तो है नहीं कि आप एमपीएसआई का एग्जाम दोगे, हो सकता है आपने कभी एसएससी का फॉर्म भर दिया हो तो एसएससी में एक कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। ठीक है, तो बता दे रहा हूं तो पढ़ लो, खराबी कोई नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगली बात, भाई बात अब उठी है तो बात अच्छे से ही हो जाए। डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर,
डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर, ठीक है, मतलब अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी निकालना मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है, अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी। जैसे बेटा मान लो ये हमारा एक त्रिभुज है मेरे भाई, ये हमारा क्या है, एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम क्या है, ABC है, इस त्रिभुज का क्या नाम है, ABC है। मान लो इसके अंदर यहाँ पे इन सेंटर पाया जा रहा है और यहाँ पे सरकम सेंटर पाया जा रहा है, तो आपसे कह रहा है यही इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है, यही इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी कैपिटल D से लिखा करो, लिखो चाहे किसी से भी, कोई दिक्कत नहीं है, एक नोटेशन देना पड़ता है इसलिए मैं बोल देता हूं कि इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी मान लो कैपिटल D से लिख रहे हैं, ठीक है। तो इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी मान लो कैपिटल D से मैंने लिखा, तो कैपिटल D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर माइनस 2RR ना, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आज के बाद से कभी भी इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी की बात हो तो इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल R स्क्वायर माइनस 2RR, जहां पे कैपिटल R क्या है, सरकम रेडियस है, स्मॉल r क्या है, इन रेडियस है। बात समझ में आ रही है, ये छोटी सी बात अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्लियर है, ठीक है। चलिए मैं अब इसके ऊपर आपको बता भी सकता हूं कि इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आ सकता है, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आएगा, मैं लिख दे रहा हूं, लिख लीजिए, हटा दो इसको, इसको हटा दो, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आएगा लिख लीजिए। आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन, किसी त्रिभुज की सरकम रेडियस, सरकम रेडियस मतलब कैपिटल R, किसी त्रिभुज की सरकम रेडियस मतलब कैपिटल R इज इक्वल टू 7 है ना, और इन रेडियस बोले तो स्मॉल r 3 है, स्मॉल r 3 है, ठीक है। किसी त्रिभुज की सरकम रेडियस बोले तो कैपिटल R 7 है, इन रेडियस बोले तो स्मॉल r 3 है, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है इन सेंटर और सरकम सेंटर इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी क्या होगी, के बीच दूरी क्या होगी ना, ठीक है, अभी अभी तो बताया है, ठीक है। किसी त्रिभुज की कैपिटल R बोले तो सरकम रेडियस स्मॉल, कैपिटल R इक्वल टू 7 है, स्मॉल r बोले तो इन रेडियस 3 है, तो इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। तो बताओ बेटा, अभी अभी तो मैंने बता रखा है मेरे भाई, आप लोग तो खुद भी कर सकते हो। अब कैपिटल D इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल R स्क्वायर माइनस 2RR, बताया था कि नहीं बताया था, बोलो मेरे भाई, ठीक है। बताओ कैपिटल R की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो यहाँ 7 का स्क्वायर रख दो, माइनस 2, कैपिटल R 7 है, स्मॉल r क्या है, 3 है ना मेरे भाई। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है, और 7 दूना 14, 14 त्रिक 42 हो गया ना, ठीक है। तो कैपिटल D इज इक्वल टू क्या आ गया, 7 आ गया, 49 में 42 गया, कितना बचा, 60, ठीक है। तो √7 आ गया, मतलब इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी क्या हो गई, √7, सॉरी हाँ √7 हो गई, √7, 7 नहीं √7 हो गई ना, ठीक है। चलिए हटा दो इसको। बेटा आप देखो, यही जो इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी होती है, इसके ऊपर एक अच्छा सा क्वेश्चन कैसा आ सकता है मैं आपको करा देता हूं, ठीक है। ये तो मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन करा दिया था, इसके ऊपर एक अच्छा सा क्वेश्चन कैसे आ सकता है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। चलिए आइए देखते हैं आज की क्लास का पांचवा क्वेश्चन। आज की क्लास का पांचवा क्वेश्चन, बेटा जितना ज्योमेट्री में आपको पढ़ाया जा रहा है अगर आप उतना ही पढ़ लेते हो तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि आप एग्जाम में जब ज्योमेट्री के क्वेश्चन करोगे आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, आपको कोई भी दूसरी बुक लगाने की जरूरत नहीं है। आप केवल जितना पढ़ाया जा रहा है उतना कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ डालो, देखना सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, लिखा हुआ है किसी त्रिभुज की भुजाएं, किसी त्रिभुज की भुजाएं 3
4, 5 है। किसी त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 हैं तो कैपिटल डी क्या होगा? कैपिटल डी मतलब समझ गए ना, पूरा मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। तो इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी क्या होगी? किसी त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 हैं तो इन सेंटर बोले तो अंतः त्रिज्या, सरकम सेंटर बोले तो सॉरी अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी क्या होगी? इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी क्या होगी? ठीक है। किसी त्रिभुज की भुजा 3, 4, 5 है तो इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी क्या होगी? ये है क्वेश्चन आपका, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो गया है यार। भाई एक बात बताओ मेरे भाई, मैंने आपको क्या नहीं बता रखा है कि अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 होती हैं तो उससे हमेशा क्या बनता है? राइट एंगल बनता है। क्या बनता है? राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। और अगर नहीं बता रखा है तो आज बता रहा हूं, इसको दिमाग में रख लो कि कभी भी आज के बाद से किसी त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 दी हैं तो समझ जाना उससे हमेशा क्या बनेगा? राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। मान लो ये 3 है, ये 4 है और ये क्या है? और 5 क्या होगा? कर्ण होगा। क्लियर है? ठीक है। अच्छा यार ये बताओ, कैपिटल डी अगर मुझे बताना है तो आपको पता है कैपिटल डी इज इक्वल टू होता है कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2RR। होता है कि नहीं होता मेरे भाई? क्लियर है सबको? ठीक है। अच्छा अगर कैपिटल डी इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2RR होता है तो इसका मतलब सबसे पहले आपको कैपिटल आर निकालना पड़ेगा, स्मॉल आर निकालना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए मैं आपके लिए कैपिटल आर निकाल दे रहा हूं। आपको पता है कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या होता है? ABC अपॉन 4 डेल्टा। अभी अभी मैंने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? अगर कैपिटल आर इज इक्वल टू ABC अपॉन 4 डेल्टा होता है तो बताओ ए कितना है? त्रिभुज की भुजाएं 3 गुणे 4 गुणे 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू डेल्टा। डेल्टा मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज हमारा कैसा बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ 3 इंटू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हो जाएगा। बताओ ये कटा, 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 आर बराबर क्या आ गया? 5/2 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? कैपिटल आर क्या आ गया? 5/2 आ गया। आ गया? बोलो मेरे भाई, ठीक है। मान लीजिए मैं स्मॉल आर आपके लिए निकाल रहा हूं तो स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा अपॉन एस होता है, ठीक है। अगर स्मॉल आर डेल्टा अपॉन एस होता है तो डेल्टा क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बोले तो हाफ 3 इंटू 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई एस क्या होगा? तीनों को जोड़ के बटे 2 कर दो तो 5 4 9, 9 3 12, 12/2 कितना हो गया? 6 हो गया। हो गया, ठीक है। अच्छा 3 दूना 6, 2 दूना 4 और आर बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? स्मॉल आर कितना आ गया? 1 आ गया। कैपिटल आर है 5/2, स्मॉल आर है 1, ठीक है। तो डी बराबर क्या आ जाएगा? अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर बोले तो 5/2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/2 इंटू स्मॉल आर 1 है, 2 से 2 कट गया ना, तो d इज इक्वल टू क्या आ गया? 5 का स्क्वायर 25/2 का स्क्वायर 4 माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ 5 चौक 20 का 25 में 20 क्या? √5 आएगा और अंडर 4 की वैल्यू क्या आती? 2। तो कैपिटल डी की वैल्यू क्या आ गई? √5/2 आ गई। क्लियर है सबको? ठीक है। क्वेश्चन कठिन नहीं था, मैं इस क्वेश्चन को और भी आसान बना सकता था लेकिन मैं अभी इस क्वेश्चन को आसान नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं बस आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जो चीज़ मैंने पढ़ाई है उसका अप्लीकेशन कैसे होता है। अगर ये चीज़ मैं आसान बनाता ना, अभी देखना ये जो कैलकुलेशन मैंने कर रखी है ये सब कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ती, सीधे यहाँ वैल्यू आ जाती। कैसे आती सुन लो। मान लो कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो बेटा राइट एंगल ट्रायंगल का सुन लो, आप सुन ही रहे हो तो सुन ही लो बेटा। राइट एंगल ट्रायंगल का जो सरकम रेडियस होता है वो हाइपरटेनियस का आधा होता है, ये आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल का जो इन रेडियस होता है वो क्या होता है? P + B - h/2। P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस, H का मतलब हाइपरटेनियस बटे 2। क्लियर है? ठीक है। जैसे यहाँ आप देखो हाइपरटेनियस 5 है, कर्ण 5 है तो 5/2 कर दो, देख लो 5/2 आ रहा था। और यहाँ पे देख लो क्या कर लो, 4 में 3 जोड़ो 7, 7 में 5 गया तो 2/2 कितना आ गया? 1। देख लो डायरेक्ट आ गया। आगे नहीं आ गया? ठीक है। लेकिन ये सारी बातें मैं आगे चल के बताऊंगा, आप परेशान ना होइए। अभी जो चीज मैं बता रहा हूँ आपको अभी वही चीज सीखनी है। क्लियर है? क्योंकि जो चीज भाई हमने पढ़ी है वो चीज का एप्लीकेशन भी तो हमको देखना चाहिए, क्योंकि अगर उस चीज का हम एप्लीकेशन ही नहीं देख रहे हैं तो ये तो भाई बहुत गड़बड़ बात हो जाएगी। बोलो मेरे भैया, क्लियर है? ठीक है, चलिए।
हटा दूं? आज की क्लास का मैं एक अगला क्वेश्चन करने जा रहा हूं, और अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और आपको वो करने में अच्छा भी लगेगा। अगर आप पढ़ने का पूरा मूड बना के बैठे हो तो आपको करने में अच्छा भी लगेगा। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, किसी त्रिभुज ABC में, किसी त्रिभुज ABC में कोण A, कोण B, कोण C का एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर मतलब कोण समद्विभाजक, किसी त्रिभुज ABC में कोण A, कोण B, कोण C का एंगल बाइसेक्टर सरकम सर्कल को, सरकम सर्कल बोले तो परिवृत्त को, सरकम सर्कल बोले तो परिवृत्त को P, Q, R पर काटते हैं, P, Q, R पर काटते हैं, एंगल CRQ इज इक्वल टू 46 डिग्री, एंगल A बराबर 50 डिग्री, तो एंगल BQR का मान क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया कि किसी त्रिभुज ABC में कोण A, कोण B, कोण C का एंगल बाइसेक्टर सरकम सर्कल को P, Q, R पर काटते हैं। यदि एंगल CRQ बराबर 46 डिग्री, एंगल A बराबर 50 डिग्री, तो कोण BQR का मान क्या होगा? ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैं इसका एक डायग्राम बना दे रहा हूं आपके सामने, मैं आपके सामने इसका एक डायग्राम बना दे रहा हूं। ये एक त्रिभुज बन गया, ये एक त्रिभुज बन गया ABC। इस त्रिभुज का नाम क्या है बेटा? ABC। ठीक है, और एक सरकम सर्कल भी बन रहा है, तो ये क्या बन गया? ये एक सरकम सर्कल बन गया ना। ठीक है, क्लियर है, ये एक सरकम सर्कल बन गया। कह रहा है कोण A का एंगल बाइसेक्टर, कोण A का एंगल बाइसेक्टर मैंने खींच दिया ना, और जो कोण A का एंगल बाइसेक्टर है वो सरकम सर्कल को P पर काट रहा है। कहां पे काट रहा है? P पर काट रहा है। क्लियर है, कहां पे काट रहा है बेटा? P पर काट रहा है। क्लियर है, ठीक है। कोण B का एंगल बाइसेक्टर सरकम सर्कल को कहां पे काट रहा है? Q पर काट रहा है। और कोण C का एंगल बाइसेक्टर सरकम सर्कल को कहां पे काट रहा है? R पर काट रहा है, काट रहा है बेटा। ठीक है, क्लियर है सबको? कोण C का एंगल बाइसेक्टर सरकम सर्कल कहां काट रहा है? R पर काट रहा है। ठीक है, कह रहा है CRQ, CRQ मतलब इसको इससे मिलाना पड़ेगा। CRQ ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कह रहा है 46 डिग्री है, ये वाला एंगल 46 डिग्री है। कोण A का मान 50 डिग्री दिया गया, ये वाला एंगल कितना है? 50 डिग्री है। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, कह रहा है BQR का मान क्या होगा? BQR, BQR, अच्छा ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हमें बताना है कि क्या होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। फिर से देख लीजिए, एक त्रिभुज हमने बनाया ABC, उस क्या क्या खींच दिया? एक सरकम सर्कल खींच दिया। एंगल A का एंगल बाइसेक्टर खींचा जो कि वृत्त को P पर काट रहा है। एंगल B का एंगल बाइसेक्टर खींचा जो कि सर्कल को Q पर काट रहा है। एंगल C का एंगल बाइसेक्टर खींचा जो कि सर्कल को R पर काट रहा है। क्लियर है, ठीक है। कह रहा है ये वाला एंगल आपको 46 दिया गया, ये वाला एंगल 50 दिया गया, तो आपको इसका मान बताना है। ठीक है, देखो मेरे भाई एक बात बताओ, ये बताओ ये जो एंगल A का एंगल बाइसेक्टर आया है, एंगल B का एंगल बाइसेक्टर, एंगल C का एंगल बाइसेक्टर है, ये यहाँ पे मिल रहा है। अगर ये तीनों एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे मिल रहे हैं तो बताओ एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है? इन सेंटर होता है, बताया था। इसका मतलब पक्का ये इन सेंटर होगा कि नहीं होगा? भाई मैंने बताया था ये चीज आपको कि जो एंगल बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो क्या होता है? इन सेंटर होता है। अगर बेटा एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट इन सेंटर होता है तो पक्का आई इन सेंटर होगा, होगा कि नहीं होगा?
तो अगर मैं कहूं एंगल बी आई सी कितना होगा, तो एंगल बी आई सी कितना होगा 90, अभी पढ़ाया, आज ही पढ़ाया, 90 प्लस ए बाई 2 होगा, तो 50 का आधा कितना 25, तो 90 में 25 जोड़ोगा कितना आएगा 115 आएगा। तो अगर ये 115 हो तो बेटा ये भी तो 115 होगा, बोलो मेरे भाई, क्लियर है सबको? क्योंकि ये शेषाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल है भाई। ये 90 प्लस 25 कैसे हुआ, क्योंकि ये आई इनसाइड, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर कटान बिंदु है, तो ये 90 प्लस ए बाई 2, तो 90 प्लस 50 बटे 2 25, तो 90 में 25 जोड़ोगे ये 115, तो ये भी 115, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अलग से बना दे रहा हूँ आप लोग के लिए, ये आर है, ये आई है, और ये क्या है क्यू है। ये वाला एंगल 115 आ चुका है, ये वाला एंगल 46 है। आप बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, आपसे यही तो पूछ रहा है ना, बी क्यू आर पूछ रहा है। अगर आपसे बी क्यू आर पूछ रहा है भाई, आपसे ये वाला पूछ रहा है ना बी क्यू आर, मतलब ये वाला एंगल जानना चाह रहे हैं, तो बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है 180 होता है। अगर 180 होता है तो क्या करो, बी आर क्यू अगर आपको निकालना है तो 180 में से क्या माइनस कर लो, 115 प्लस 46 माइनस कर लीजिए ना, तो 180 तो ये है ही है, माइनस 6 5 11 के 1 हासिल 1 4 1 5 1 6 और 1, ठीक है 161 आ गया। तो 180 में से 161 गया, कितना बचा 19 डिग्री बचा, कितना बचा 19 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बी क्यू आर का मान क्या आ गया 19 डिग्री आ गया। क्या बच्चों को ये दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो एंगल बी क्यू आर का मान क्या आ गया 19 डिग्री आ गया, क्लियर है सबको, ठीक है। तो आपने देखा कोई कठिन बात मैंने नहीं की है, लेकिन हाँ अच्छी बात है, ठीक है। चलिए तो देखिए कल मैंने आपको सरकम सेंटर पढ़ाया था, आज मैंने आपको इन सेंटर पढ़ाया। इन सेंटर के बाद जो अगला टॉपिक आता है, इन सेंटर के बाद जो अगला टॉपिक आता है वो आता है ऑर्थो सेंटर। क्या आता है ऑर्थो सेंटर। तो आइए हम लोग आज ऑर्थो सेंटर भी पढ़ लेते हैं लगे हाथों, ठीक है। ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या होता है बेटा, लंब केंद्र होता है। क्या होता है लंब केंद्र, ठीक है। जैसे बेटा मैंने आपको बताया था कि सरकम सेंटर का मतलब परिकेंद्र होता है, इन सेंटर मतलब अंतः केंद्र होता है, वैसे ही ऑर्थो सेंटर मतलब लंब केंद्र होता है ना, ठीक है। तो जैसे सरकम सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, वैसे ही ऑर्थो सेंटर, जो ऑर्थो सेंटर होता है वो देख लो किसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। जैसे ये ए बी सी हमारा एक क्या है त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी हमारा एक त्रिभुज है। ए से मैंने एक एल्टीट्यूड गिरा दिया, एल्टीट्यूड का मतलब लंब, क्या गिरा दिया बेटा लंब गिरा दिया, ठीक है, एल्टीट्यूड गिरा दिया। बी से भी मैंने एक एल्टीट्यूड गिरा दिया ए सी पर, ठीक है, ये बी हो गया। और सी से भी मैंने एक एल्टीट्यूड गिरा दिया किस पर ए बी पर, ठीक है, ये भी एक एल्टीट्यूड गिरा दिया, ठीक है। तो ये तीनों एल्टीट्यूड या तीनों लंब जिस बिंदु पर काटेंगे, तीनों लंब जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगे वही पॉइंट क्या कहलाता है बेटा ऑर्थो सेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है, वही पॉइंट आपका क्या कहलाता है ऑर्थो सेंटर कहलाता है। क्लियर है, बोले तो लंब केंद्र कहलाता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ऑर्थो सेंटर किसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, तो एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। एल्टीट्यूड का मतलब लंबों का कटान बिंदु, लंबों का कटान बिंदु लंब केंद्र कहलाता है। लंबों का कटान बिंदु भाई क्या कहलाता है लंब केंद्र कहलाता है, ठीक है। अच्छा कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट रहता है कि अगर ये 90 डिग्री आ रहा है इसका मतलब इसको आधे आधे में बांटेंगे, नहीं बेटा, केवल ये सामने वाली साइड पे 90 डिग्री बनाएगा, कभी भी इसको आधे आधे में नहीं बांटेंगे, मतलब ये मीडियन का काम नहीं करेगा। एडी जो है वो मीडियन का काम नहीं करेगा, एडी हमेशा कल किसका काम करेगा लंब का काम करेगा। किसका काम करेगा एल्टीट्यूड का काम करेगा। क्लियर है। तो बताओ क्या ऑर्थो सेंटर के बारे में अब आपको पता चल चुका है। तो बताओ ऑर्थो सेंटर किसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, बोले तो लंबों का कटान बिंदु लंब केंद्र कहलाता है। क्लियर है सबको। चलिए अच्छा अब चलिए मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा इसमें भी एंगल वगैरह बता देता हूँ, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि लंबों का कटान बिंदु क्या कहलाता है लंब केंद्र कहलाता है। जैसे बेटा मान लो ये हमारा क्या है एक त्रिभुज है, ये हमारा क्या है एक त्रिभुज है, ठीक है, और ये ओ क्या है इसका मान लो ऑर्थो सेंटर है, ओ क्या है ऑर्थो सेंटर है, ओ क्या है अब ऑर्थो सेंटर, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ सी को एक बार सरकम सेंटर माना था,
आई को इन सेंटर मान, तो ओ क्या हमारा ऑर्थो सेंटर बोले तो लंब केंद्र है, ठीक है। तो मान लो हमसे कहा गया कि अगर ओ हमारा ऑर्थो सेंटर है, ओ हमारा ऑर्थो सेंटर है, तो हमसे कहा गया एंगल बीओसी का मान क्या होगा। किसका मान? एंगल बीओसी, मतलब ऑर्थो सेंटर पे बनने वाले कोण का मान क्या होगा। बेटा जैसे सरकम सेंटर पे जब एंगल बन रहा था तो पीछे वाले का दुगना कर दे रहे थे, इन सेंटर पे बन रहा था 90 में पीछे वाला आधा जोड़ दे रहे थे। वैसे ही जब बेटा ऑर्थो सेंटर पे, जब भी ऑर्थो सेंटर पे एंगल बने बोले तो एंगल बीओसी, जो एंगल बीओसी होगा वो क्या होगा, 180 में से 180 में से पीछे वाला माइनस कर लो, बोलो तो एंगल ए क्या कर लो, माइनस कर लो। क्लियर है? 180 में से पीछे वाला एंगल क्या कर लो, माइनस कर लो। क्लियर है सबको? ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर एंगल बीओसी हमसे पूछा तो एंगल बीओसी के अपोजिट कौन है? ए है। भाई ये जैसे बेटा सरकम सेंटर में पीछे वाले का दुगना कर लिया था, इन सेंटर में 90 में उसका आधा जोड़ दिए पीछे वाले का, वैसे ही अगर मुझे ऑर्थो सेंटर पे एंगल देखना तो ऑर्थो सेंटर पे एंगल क्या बनेगा, 180 में से इसके पीछे वाला माइनस कर लो। इसी तरह मान लो हमें एंगल एओसी बताना है, तो एंगल एओसी क्या होगा, 180 में से पीछे वाला माइनस कर लो, बोले तो एंगल बी माइनस कर लो। ठीक है। मान लो हमसे पूछा जाए एंगल एओबी क्या होगा, तो एओबी क्या होगा, 180 में से पीछे वाला माइनस कर लो, बोले तो एंगल सी माइनस कर लो। क्लियर है? ठीक है। तो अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रही होंगी मेरी बातें कि ऑर्थो सेंटर के रिस्पेक्ट में कैसी बातें हो सकती हैं। ठीक है, हटा दे इसको। तो ऑर्थो सेंटर, ये एग्जाम में पूछा भी आता है कि ऑर्थो सेंटर किसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, तो लंबों का कटान बिंदु या एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है। और ऑर्थो सेंटर पे एंगल क्या बनेगा, 180 में से उसके पीछे वाला क्या कर लो, माइनस कर लो। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आएगा। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 7 है ये। किसी त्रिभुज ABC में, किसी त्रिभुज ABC में ओ ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर मतलब समझ गया होगा लंब केंद्र है। किसी त्रिभुज ABC में ओ ऑर्थो सेंटर है बोले तो मेरे भाई लंब केंद्र है। ठीक है। एंगल BOC, एंगल BOC बराबर 130 डिग्री, एंगल BOC बराबर 130 डिग्री, तो एंगल ए का मान क्या होगा, एंगल ए का मान क्या होगा। किसी त्रिभुज ABC में ओ ऑर्थो सेंटर है, एंगल BOC बराबर 130 डिग्री, तो एंगल ए का मान क्या होगा। ठीक है, वही बात है। आइए देखते हैं। ये एक त्रिभुज ABC है, ओ ऑर्थो सेंटर है, तो हमें BOC कितना दिया गया, 130 दिया गया है। तो अभी अभी मैंने कहा था कि ऑर्थो सेंटर पे जो भी एंगल बनता है 180 में से उसके पीछे वाला माइनस कर लीजिए, बोले तो 180 में से एंगल ए क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। तो आप बताइए ऑर्थो सेंटर पे यहाँ एंगल कितना बन रहा है, 130 बन रहा है, तो 130 बराबर 180 माइनस ए, बोलो मेरे भैया, तो एंगल ए का मान क्या हो गया, 180 में से 130 माइनस कर लो, कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो मतलब एंगल ए का मान क्या आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन नंबर 8, किसी त्रिभुज ABC में भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात मतलब समझ रहे हो ना, साइड का रेशियो, भुजाओं का अनुपात, किसी त्रिभुज ABC में भुजाओं का अनुपात 4:5:6 है, 4:5:6 है, और स्मॉल r बराबर 3 है। स्मॉल r बराबर 3 मतलब समझ रहे हो ना कि इन रेडियस क्या है, 3 है। तो आपसे कह रहा है लार्जेस्ट एल्टीट्यूड बताना। लार्जेस्ट एल्टीट्यूड का मतलब समझ रहे हो, इसके अंदर जो सबसे बड़ा लंब है भैया, जो सबसे बड़ा लंब है वो हमें बताना, लार्जेस्ट एल्टीट्यूड बताना है ना। समझ बात आ रही है? चलिए आइए देखते हैं। किसी त्रिभुज ABC में भुजाओं का अनुपात 4:5:6 है, स्मॉल r बराबर 3 है। तो आपसे कह रहा है लार्जेस्ट एल्टीट्यूड, बोले तो सबसे बड़े परपेंडिकुलर की लंबाई आपको बतानी है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए
देखो बेटा, सबसे पहले इस क्वेश्चन का सल्यूशन समझने से पहले एक बात ध्यान रख लो, वो चीज मैं प्रूव भी कर सकता हूँ लेकिन प्रूव नहीं करूंगा, बस आप ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है, कि साइड में और एल्टीट्यूड में बेटा हमेशा इनवर्स का रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है? साइड में और एल्टीट्यूड में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स का रिलेशन होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बेटा ये हुआ कि अगर साइड बड़ी है तो एल्टीट्यूड छोटा होगा, साइड छोटी है तो उसके सामने वाला एल्टीट्यूड बड़ा होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, कहने का मतलब ये है कि बताओ इन तीनों में सबसे छोटी साइड कौन दिख रही? 4 दिख रही है ना। अगर 4 सबसे छोटी है इसका मतलब इसी के सामने वाला एल्टीट्यूड सबसे बड़ा होगा। क्लियर है? ठीक है, जो सबसे छोटी साइड होगी उसके सामने वाला एल्टीट्यूड सबसे छोटा। अगर मान लो हमसे कहता है स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड बताना है, ठीक है, तब मैं क्या करता? तब साइड को छे लेता। बात समझे? क्योंकि साइड छोटी तो एल्टीट्यूड बड़ा, साइड बड़ी तो एल्टीट्यूड छोटा। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। क्लियर है? तो बताओ साइड और एल्टीट्यूड में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स का रिलेशन होता है। अब देखो इसको बताने का क्या मतलब है अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो ये वाला ये त्रिभुज हमारा ए बी सी है, मान लो ये बेस हमने 4 मान लिया, ये 5 हो और ये क्या हो गया? 6 हो गया। ठीक है, और हमसे कहा गया, हमने अभी यही बताया था कि जो साइड सबसे छोटी होती है उसके सामने वाला एल्टीट्यूड सबसे बड़ा होता है। बात समझ में आ रही? यही चीज तो बताई भाई। ठीक है, इसका मतलब अगर 4 सबसे छोटी साइड है, इसका मतलब जो एडी होगा वही सबसे बड़ा एल्टीट्यूड होगा। क्लियर है सबको? ठीक है, ये चीज मैं समझा रहा हूं। ठीक है, अगर 4 सबसे छोटी साइड है इसका मतलब इसके सामने वाला एल्टीट्यूड सबसे बड़ा होगा। क्लियर है? चलिए अब देखो क्या करेंगे। देखो भाई आपको स्मॉल आर के बारे में कह रहा है, ये बताओ स्मॉल आर का फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल आर का फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन एस। होता है कि नहीं होता है? ठीक है, होता है। ठीक है, स्मॉल आर बराबर अगर डेल्टा अपॉन एस होता है तो बताओ बेटा मैं ये भी तो लिख सकता हूँ डेल्टा बराबर आर एस लिख सकता हूँ। ठीक है, डेल्टा बराबर क्या लिख सकता हूँ? आर एस लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर डेल्टा बराबर आर एस लिख सकता हूँ, मान लो इस एल्टीट्यूड की लंबाई h1 है, इसकी एल्टीट्यूड की लंबाई क्या h1 है, तो आप बताओ त्रिभुज का जो एरिया होता है, भाई आर एस का मतलब लड़के कुछ और समझ ले रहे हैं, वो नहीं समझना बेटा ना। आर एस का मतलब रॉयल स्टैग नहीं समझना है। ठीक है, वो तो अलग मामला है। ठीक है, तो डेल्टा बराबर आर एस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा डेल्टा का मतलब क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, डेल्टा भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट होता है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अगर हाफ बेस इंटू हाइट होता तो हाफ बेस कितना है? 4 है, और हाइट कितनी? h1 है ना। ठीक है भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस हमने 4 माना, हाइट h1 है, यही h1 तो निकालना है। ठीक है, अच्छा बताओ r कितना है? r देखो यहाँ 3 दिया गया। ठीक है, अच्छा बताओ s क्या होता है? s का मतलब हाफ पेरीमीटर होता है, तो s को ऐसे निकालोगे, इन तीनों को जोड़ के बटे 2 कर दो तो 5 4 9 9 6 15, तो 15 बटे क्या हो गया? 2 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, 2 से 2 को उड़ा दिया, h1 कितना आ गया? 15 तिया 45, अब 45 बटे 4, यही है इस त्रिभुज के अंदर जो सबसे बड़ा एल्टीट्यूड होगा वो 45 बटे 4। उसके अलावा घर में तुम और भी साइड के रिस्पेक्ट में एल्टीट्यूड निकाल के देख लेना, 45 बटे 4 से बड़ा और कोई भी नहीं आएगा। ठीक है भैया, क्लियर है सबको? चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ में ये बात आ गई होगी। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है, ऑर्थो सेंटर खत्म हो जाएगा, फिर आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद ऑर्थो सेंटर खत्म हो जाएगा। फिर ऑर्थो सेंटर के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्स सेंटर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक्स सेंटर पढ़ेंगे कल की क्लास में। ठीक है, चलिए और एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किसी त्रिभुज पी क्यू आर में, किसी त्रिभुज पी क्यू आर में ओ ऑर्थो सेंटर है, ओ ऑर्थो सेंटर है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर में ओ ऑर्थो सेंटर है, सी सरकम सेंटर है, सी सरकम सेंटर है, ऑर्थो सेंटर बोले तो लंब केंद्र है और ये परिकेंद्र है। ठीक है, सी सरकम सेंटर है, पी और ओ को मिलाकर, पी और ओ को मिलाकर बढ़ाया जाता है, पी और ओ को मिलाकर बढ़ाया जाता है, पी और ओ को मिलाकर बढ़ाया जाता है जो क्यू आर को एस पर
काटता है, जो क्यू आर को एस पर काटता है। एंगल पी क्यू एस बराबर 60 डिग्री। एंगल क्यू सी आर बराबर 130 डिग्री। तो आपसे कह रहा है एंगल आर पी एस का मान बताना है, एंगल आर पी एस का मान बताना है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर में ओ ऑर्थो सेंटर है, सी सरकम सेंटर है, पी और ओ को मिलाकर आगे बढ़ाया जाता है, जो क्यू आर को एस पर काटता है। एंगल पी क्यू एस 60 डिग्री, क्यू सी आर 130 है, तो आर पी एस का मान बताना है। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हमको डायग्राम ही बनाना पड़ेगा। ये हमने एक त्रिभुज बना लिया। इस त्रिभुज का नाम क्या है? इस त्रिभुज का नाम है बेटा, ये बना लिया। इस त्रिभुज का नाम पी क्यू आर है। क्या नाम है? पी क्यू आर। इस त्रिभुज का नाम पी क्यू आर है। ठीक है, आगे कह रहा है कि ओ ऑर्थो सेंटर है। देखो अब बच्चे इसी में बेचारे घबराए रहते हैं, बच्चों की गलती नहीं, उनको साइज बताया नहीं आता है। बच्चे इसी में घबराए रहते हैं कि ऑर्थो सेंटर कहाँ लेंगे, सरकम सेंटर कहाँ लेंगे। बेटा तुम्हारा जहां मन करे, त्रिभुज के अंदर मन करे तो अंदर ले लो, बाहर मन करे तो बाहर ले लो। बात समझ में आ रही है? तो मान लीजिए मैंने ऑर्थो सेंटर को अंदर मान लिया। ठीक है, ऑर्थो सेंटर हमने अंदर मान लिया। ठीक है, तो ओ हमारा क्या था? ऑर्थो सेंटर था। ये देखिए ऑर्थो सेंटर अंदर आ गया। ठीक है, और सरकम सेंटर को मान लीजिए मैंने बाहर मान लिया। कहाँ मान लिया? बाहर मान लिया। तुम्हें अंदर अंदर भी मानना, अंदर भी मान सकते हो, बाहर मानना बाहर मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? आंसर वही आएगा। ठीक है, कोई घबराना नहीं है। जब इन्होंने कोई पोजीशन नहीं डिसाइड किया तो आप कहीं पे भी ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर को मान सकते हैं। ठीक है, तो ओ ऑर्थो सेंटर था, सी सरकम सेंटर था। कह रहा पी और ओ को मिलाकर, पी और ओ को मिला दिया। कह रहा आगे बढ़ाया जाता, ये देखो आगे बढ़ा दिया। जो क्यू आर को, ये देखो क्यू आर है, इसको कहां पर काटता है? एस पर काटता है। देखो काट भी रहा है। क्लियर है? ठीक है भाई, पी और ओ को मिलाया, आगे बढ़ाया, जो क्यू आर को कहां पर काट रहा है? एस पर काट रहा है। ठीक है, कह रहा है एंगल पी क्यू एस। पी क्यू एस मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना है? 60 डिग्री है। ठीक है, अच्छा मेरे एक बात भाई, एक बात बताओ, बताओ ओ ऑर्थो सेंटर था तो ओ से जो भी लाइन पास करेगी वो एल्टीट्यूड का काम करेगी। अगर एल्टीट्यूड का काम करेगी तो बताओ ये 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? ये बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है भाई, ओ ऑर्थो सेंटर है, अगर ओ से जो भी लाइन पास करेगी वो पक्का यहाँ पे जाने के बाद अल्टीट्यूड का काम करेगी ना। क्लियर है? ठीक है, तो बताओ पी क्यू एस हमारा 60 डिग्री है। क्यू सी आर, क्यू सी आर मतलब ये वाला, क्यू सी आर ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना? 130 डिग्री है। कितना? 130 डिग्री है। तो कह रहा आरपीएस का मान बता। आरपीएस मतलब ये वाला एंगल बताना आपको ना, ये वाला एंगल बताना। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना सब लोग। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, आप देखिए, बताओ ये 90 है, ये 60 है, तो बताओ ये कितना होगा? ये 30 होगा कि नहीं होगा? बच्चे कह रहे हैं वो कैसे? भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है ना, तो अगर ये 90 ये 60 है, 90 60 150, तो 150 में 30 जोड़ो तभी तो 180, तो 30 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अच्छा बेटा अब एक अगली बात मेरी ये बताओ कि जो सी है वो हमारा सरकम सेंटर है ना, और जो सी है सरकम सेंटर है, तो क्यू सी आर जो बन रहा है वो क्यू आर से बन रहा है। जो क्यू सी आर एंगल बन रहा है वो क्यू आर साइड से बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो जरा देखो क्यू आर साइड से और कौन सा बन रहा है? क्यू पी आर भी तो बन रहा है ना। और मैंने आपको सरकम सेंटर के बारे में बताया था कि सरकम सेंटर पे जो भी एंगल बनता है वो यहाँ वाले का दुगना होता है। ये चीज बताई कि नहीं बताई थी? अगर दुगना होता है तो अगर भाई अगर ये 130 बन रहा है तो इसका मतलब ये पक्का क्या होगा? आधा होगा। तो 130 का आधा कितना होगा? ये 65 होगा। बोलो मेरे भाई, क्लियर है सबको? नहीं समझे? मैंने आपको यार सरकम सेंटर कल की क्लास में बताया था, और कल की क्लास में मैंने बताया था कि सरकम सेंटर पे जो भी एंगल बनता है, जैसे क्यू आर से आप देखो क्यू सी आर भी बन रहा है और क्यू आर से क्यू पी आर भी बन रहा है, तो जो यहाँ पे एंगल होगा उसका जो दुगना होगा तो वही तो यहाँ आएगा। अगर यहाँ वाला एंगल दिया गया तो उसका आधा कर दो तो यहाँ वाला आ जाएगा। तो अगर ये 130 है तो ये कितना होगा? 65 होगा। ठीक है, तो आप खुद बताओ बेटा, ये पूरा एंगल 65 है, ये 30 है, तो बताओ ये कौन नहीं निकालेगा? ये कितना आ जाएगा? 65 में से 30 माइनस कर लो, कितना आएगा? 35 आएगा। और यही आपसे पूछा गया था, तो आरपीएस का मान क्या आ गया? 35 आ गया। नहीं आ गया? क्लियर है सबको? ठीक है, फिर से देख लीजिए, मैं एक बार फिर समझा दे रहा हूँ। पी क्यू आर हमारा ट्रायंगल था, ओ ऑर्थो सेंटर था, सी सरकम सेंटर था, कहीं पे भी ले लिए कोई दिक्कत नहीं है। पी को ओ से मिलाकर आगे बढ़ाए, जो कि यहाँ पे क्यू आर को कहाँ पे काटा? एस पर काटा। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री बना रहा है, एल्टीट्यूड है क्योंकि। ठीक है, तो बताओ ये 90 ये 60 है, पक्का ये कितना होगा? 30 होगा। होगा कि नहीं होगा? बोलो मेरे भाई। ठीक है,
अच्छा अब बताइए 130 है, ये सरकम सेंटर पे एंगल बन रहा है, तो सरकम सेंटर जो बन रहा है वो क्यू आर से बन रहा है ना, तो क्यू आर से देखो एक क्यू सी आर बन रहा है और क्यू आर से कौन सा बना क्यू पे आर, तो अगर ये 130 है पक्का ये आधा होगा 65 होगा, क्योंकि सरकम सेंटर जो एंगल बनता है दुगना बनता है, अगर ये दुगना है तो ये पक्का आधा होगा, तो बताइए 65 है 30 है तो कितना होगा 35 होगा। क्लियर है सबको? ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, थोड़ी सी लंबी क्लास हो गई ज़रूर, ठीक है, कल की क्लास क्योंकि थोड़ी छोटी थी, लेकिन तो इसलिए मैंने सोचा था कि आज की क्लास थोड़ी लंबी लूंगा। उसके अलावा आपको कल से मैं एक्स सेंटर पढ़ाऊंगा, एक्स सेंटर के बाद आपको फिर सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बताऊंगा, तो अभी बातें और भी हैं। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। 5 अक्टूबर से हम लोग का नया बैच शुरू हो रहा है एमपीएसआई एमपी कांस्टेबल का। जो भी दोस्त आपके एडमिशन नहीं ले पाए उनसे कहिए कि 5 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, और बहुत जल्दी ही उम्मीद है कि ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी, तो इसलिए आप लोग उसका वेट करिए। और ठीक है, तो चलिए फिर आज की कहानी यही खत्म करते हैं, कल फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।